अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज साइंस। साइंस के टाइप पढ़े। साइंस के टाइप होते हैं हमारे पास नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। हमने नेचुरल साइंस में पढ़ा कि व्हाट इज फिजिक्स और व्हाट इज केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में सबसे पहले हमारे पास आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी का साइंस है। स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स, सिंबल्स एंड पैटर्न्स आर कॉल्ड मैथ्स। दोस्तों मैथ में हम नंबर्स, शेप्स और सिंबल्स, पैटर्न आदि की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। दोस्तों मैथ में हम इतना ही देखेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना कि हम नंबर्स की, अलग अलग नंबर्स की, जिसमें आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें संख्याएं पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं और अदर संख्याएं होती हैं जिसे हम परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, सब रेशनल, इरेशनल, वो सब आ जाते हैं इसमें। नंबर सिस्टम में शेप्स आती हैं। शेप्स में आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं। सिंबल्स और पैटर्न आदि मैथ में हम देखते हैं। तो दोस्तों हम अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लॉजिक तर्क वितर्क करना। दोस्तों हम डेली लाइफ में हर चीज़ पे, लगभग हर चीज़ पे, जो भी ज़्यादातर चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ समस्या होती है कि उनको टीचर के साथ हमेशा तर्क वितर्क करना पड़ता है। और जो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, ज़्यादा रीजनिंग लगाएगा, एक्चुअली में दोस्तों वही अच्छा स्टूडेंट होता है। पूरी की पूरी जो हमारी महाभारत लिखी गई है वो दोस्तों किस पे है? अगर हम ध्यान से देखें, टोटली रीजनिंग पे बेस है। हम देखते हैं कि कृष्ण जी को ज्ञान था। कृष्ण जी को क्या था दोस्तों? ज्ञान था। लेकिन उसको, ज्ञान को बाहर निकालने वाला एक्चुअली में अर्जुन था। और अर्जुन के पास, अगर हम एक वर्ड में कहें, ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण उसने ये सारा बाहर निकलवाया कृष्ण जी से? तो वो थी दोस्तों रीजनिंग, लॉजिक। तो दोस्तों रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग इज अ प्रोसेस क्या दोस्तों? प्रक्रिया है। रीजनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, तर्क एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में डीपली ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग, सोचते रहना और सोचकर कंक्लूजन निकालना कि यार ये इसका कुछ हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट समवन और अबाउट सम सिचुएशंस, आफ्टर दैट मेकिंग अ जजमेंट ऑन इट और डिसीजन। दोस्तों हम किसी चीज पे अपनी थॉट प्रोसेस लगाते हैं, प्रक्रिया करते हैं सोचने की, और अबाउट ये किसी सिचुएशन पे हो सकता है, कुछ चीज़ों के ऊपर हो सकता है, और किसी पर्सन के ऊपर लगा सकते हैं हम। तो दोस्तों ये होता है हमारा रीजनिंग। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ दोस्तों, अगर हम थिंग्स के ऊपर बोलें, मान लेते हैं 5-6 चीज़ें हैं, बच्चे को दे दी कि इनमें से ऑड इवन छांटो, इनमें से सम और विषम छांटो, तो वो बताएगा जो 3 एक जैसी हैं। दोस्तों हमारे पास रीजनिंग में यही क्वेश्चन आता है, 3 एक जैसी हैं, वो क्या है? सम में लगा लेंगे हम, और जो एक बची है वो ओड में है, यानी कि उस पर टिक कर देंगे। तो क्या लगाई दोस्तों? हमने रीजनिंग लगाई। अबाउट समवन, मान लेते हैं कि आप हैं IB में हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, या FBI है, अमेरिकन मोसाद है, जैसे ISI है, ये सारी क्या, मान लेते हैं आप इनमें कोई ऑफिसर है। तो ऑफिसर समवन, आपको कोई है बंदा, एजेंट है किसी फॉरेन कंट्री से, और वो हमारे देश में कुछ मिसलेनियस कर रहा है, मतलब गलत कुछ करने जा रहा है। तो हमने उसको देखकर, उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर हमने कंक्लूजन निकालना है कि ये एक्चुअली में कर क्या रहा है। तो वहाँ पर भी किसी बंदे के ऊपर ऐसे हमें रीजनिंग लगानी पड़ती है। एंड अबाउट सम
सिचुएशन, कुछ सिचुएशन के ऊपर लगानी पड़ती है, कुछ सिचुएशन आ रही है उनके बेस पे हमें कैसे कंक्लूजन निकालना है। आफ्टर दैट मेकिंग अ जजमेंट, उसके बाद हम उस पर जजमेंट देते हैं एंड डिसीजन लेते हैं और फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑन इट। ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग एक्चुअली में 2 टाइप की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम हिंदी में देखें तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है दोस्तों, निगमन तर्क, और इंडक्टिव रीजनिंग है आगमन तर्क। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, निगमन तर्क, और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है दोस्तों, आगमन तर्क। तो फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एंड फादर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग इज सेम। फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग भी एरिस्टोटल जी हैं और फादर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग भी एरिस्टोटल हैं। दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न इंडक्टिव रीजनिंग फ्रांसिस बैकन। तो दोस्तों जो डिडक्टिव रीजनिंग है, पहले हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि जब हमने एक बच्चे को इंग्लिश समझानी है तो हम उसको छोटी छोटी चीज़ें समझाते हैं। अगर वो हिंदी, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ाते हैं, मैं जैसे बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है, क्योंकि हिंदी बेल्ट के बच्चे होते हैं तो उनको हम हिंदी में छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि इज़, है, आर, हैं, और मतलब छोटी छोटी वर्डिंग सिखाते हैं उनको। ठीक है, ABC सिखाते हैं, A मीन्स अ, दैट मीन्स दैट, छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना सिखा रहे हैं। तो ये मेथड कौन सा, इंडक्टिव रीजनिंग है, आगमन तर्क है। और अगर हम उसको पहले क्या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये सिखाएं, तो दोस्तों ये क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग होगा। यानी कि हम बड़े लेवल का उसको पहले सिखा रहे हैं, रट्टा मारना सिखा रहे हैं उसको, तो डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव मेथड से सिखा रहे हैं दोस्तों हम। तो ये छोटा ब्रीफ किया मैंने आपको ये। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, टॉप टू बॉटम होता है। क्या दोस्तों, टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि बड़े लेवल से हम छोटे लेवल पे आते हैं। पहले बड़ा कुछ सिखा दिया जाता है और फिर छोटे लेवल पे आते हैं। बड़े लेवल से मैं बताता हूं दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हमें फॉर्मूला, हमारे पास मैथ का एक फॉर्मूला है, A² जमा B² जमा 2AB। हमने दोस्तों किससे निकाला, A² जमा A जमा B की होल स्क्वायर से निकाला। A जमा B की होल स्क्वायर क्या है हमारे पास, A² जमा B² जमा 2AB, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख लो, A² जमा 2AB जमा B²। तो दोस्तों हमने ये फॉर्मूला बच्चे को बताया और लगाना सिखा दिया, लेकिन इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं बताया दोस्तों। तो हमने कौन सी रीजनिंग लगाई, डिडक्टिव रीजनिंग लगाई। और अगर हमने बच्चे को ये फॉर्मूला ये बताया, बेटा हमने फॉर्मूला इसलिए बनाया, और फॉर्मूला बनाना सिखाया उसको, और फिर उसको क्वेश्चनिंग करानी सिखाई, क्वेश्चन निकालने, हल निकालने सिखाए, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है दोस्तों, शॉर्ट मेथड है, और ये हमारा डिटेल मेथड है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है दोस्तों, डिटेल मेथड है। तो दोस्तों ये टॉप टू बॉटम है और ये बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप, यानी कि छोटा छोटा करते जाएंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे अपनी नॉलेज को। दैट इज अ इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी। ये एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट बड़े लेवल से छोटे लेवल पे, और ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हम पहले छोटा छोटा करते हैं उसके बाद बड़े बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी आ जाती है दोस्तों इस तरह के बच्चों में। अगर हम ऐसे कराएंगे तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी आ जाएगी। ध्यान रखना टीचर्स, अगर कोई भी प्राइमरी लेवल का टीचर है, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि जब हम उसको लैक ऑफ क्रिएटिविटी पैदा कर देते हैं बच्चे को डिडक्टिव मेथड से पढ़ा के, तो दोस्तों, और ये क्या साइंटिफिक मेथड है, डिटेल मेथड है, तो क्रिएटिविटी, इंडक्टिव रीजनिंग में क्रिएटिविटी पैदा होगी हमारे पास। दोस्तों जब बच्चे +2 पास कर लेते हैं और कॉलेज में जाते हैं या उसके आगे अपनी स्टडी करते हैं, तो दोस्तों मास्टर डिग्री करते हैं, तो ये हायर लेवल स्टडी होगी। इसमें कौन सी हायर लेवल स्टडी होगी, डिडक्टिव मेथड से, और प्राइमरी लेवल स्टडी होगी इंडक्टिव मेथड से। हमारे यहाँ तो 10th तक भी इंडक्टिव मेथड से टीचर कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ दोस्तों।
बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं 10th लेवल तक। उसके बाद थोड़ा डिडक्टिव मेथड लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। दोस्तों सोशल साइंस में दो चीजें आती हैं, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी। सोशल साइंस में फर्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर, सेकंड इज सोसाइटी। तो दोस्तों हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। बिहेवियर इज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। दोस्तों ध्यान से सुनना इसको, बिहेवियर इज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। डायरेक्टली अगर हम दो वर्डों में कहें, बिहेवियर क्या है, किसी भी चीज का बिहेवियर, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, सबका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये छोटी सी बात, ये छोटी सी लाइन बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती कभी भी। मान लेते हैं दो तरह के लोग हैं हमारे पास, दो तरह के पीपल होते हैं। एक है हमारे पास, मान लेते हैं एक की जो कृत्य हैं, एक की जो कार्य क्षमता है या उसकी कार्य करने के तरीके हैं, उनके आधार पर लोग उसे मूर्ख कहते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक को क्या बोल रहे हैं कि मूर्ख है ये, लेकिन और दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि ये अच्छा है। दोस्तों हम कभी भी हम रिजल्ट को देखते हैं हमेशा, कभी भी हम उसकी कंडीशनिंग पे नहीं जाते कि व्हाट वाज द कंडीशन बिहाइंड दैट, क्या कंडीशन रही होगी इसके पीछे, ये कभी नहीं देखते। मान लेते हैं दोस्तों ये छोटी सी लाइन बड़ी बड़ी जो हमारी गवर्नमेंट भी है और बड़े बड़े जो हमारे अथॉरिटीज हैं, किसी को समझ नहीं आती। अगर समझ आती है तो कोई अप्लाई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमें काम कराने हैं लोगों से, नहीं कुछ नहीं सोचता कोई किसी के बारे में। तो बिहेवियर इज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। मान लेते हैं दोस्तों दो बच्चे हैं, एक बच्चा है बीए पढ़ा है और बीए पढ़ के मान लेते हैं मजदूरी कर रहा है वो। ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़े बड़े लोग आते हैं कहने वाले बीए पढ़ के भी मजदूरी कर रहा है, मूर्ख ही होगा। दोस्तों यहां पर मूर्ख ये नहीं है, मूर्ख सोसाइटी है। दोस्तों डर लगता है बड़े बड़े लोगों को कहते हुए, लेकिन ये सत्य है दोस्तों, मूर्ख सोसाइटी है, या मूर्ख वो लोग हैं सोसाइटी में जो ये कहते हैं कि ये इतना पढ़ के भी ये काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों वो खुद मूर्ख है, वो इस बात को ही नहीं समझते कंडीशनिंग को। दोस्तों मान लेते हैं एक लड़के ने पीएचडी की है और दूसरे ने भी पीएचडी की है। पीएचडी करके मान लेते हैं कोई टेस्ट निकाल के कोई अथॉरिटी बन गया है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईएफएस बन रहा है, और या फिर कोई डॉक्टर एमबीबीएस करके डॉक्टर बन रहा है, या फिर कोई बड़ा प्रोफेसर बनता है। और एक मान लेते हैं पीएचडी करने के बाद भी अपना छोटा मोटा काम करके बैठा है, तो दोस्तों उसको फिर भी मूर्ख कहा जाएगा, लेकिन उसकी पीछे की कंडीशनिंग नहीं देखी जाएगी। दोस्तों जो बिहेवियर होता है वो कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों ये काम का बिहेवियर से क्या लेना देना है दोस्तों, लेना देना है। हम देखेंगे कि एक लड़का है, मान लेते हैं एक लड़का है, ये गरीब एनवायरनमेंट में पड़ा है, पला बड़ा हुआ है, ब्रिंगिंग अप इसका गरीब एनवायरनमेंट में हुआ है, और एक सेम बायोलॉजिकल कंडीशन बिल्कुल दोनों की सेम है, ठीक है, आई कलर, हेयर कलर सब कुछ सेम है, स्किन कलर। लेकिन दोस्तों इसको ऐसे एनवायरनमेंट में ब्रिंग अप किया जाता है और इसको यहां पर। तो दोस्तों जो ये रिच फैमिली में ब्रिंगिंग अप हुई है जिसकी, इसकी बिहेवियर पुअर फैमिली में ब्रिंगिंग अप वाले के बिहेवियर से टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि दोस्तों बिहेवियर इज डिपेंड अपॉन कंडीशन। बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हम क्या कभी सोचते हैं, टीचर, यहां तक कि दोस्तों टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी एक बच्चे को अगर नहीं आए तो उसको मूर्ख बोल देते हैं, और ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट या चाइल्ड, ठीक है दोस्तों। कभी ये नहीं देखा जाता कि इसके पीछे कंडीशन क्या रही होगी, कि हम उस बच्चे
या हमारी सोसाइटी या हमारी गवर्नमेंट कभी इस चीज पे काम नहीं करती, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कोई इस चीज पे काम नहीं करती दोस्तों। तो बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग विच स्टेट्स ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडीशनिंग। ठीक है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है बिहेवियर। तो दोस्तों, और बिहेवियरिज्म क्या है? एक प्रोसेस है लर्निंग का। हम लर्न करते हैं बिहेवियर को थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग। एक कंडीशन के थ्रू हम लर्न कर लेते हैं, हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आप अपनों को भी समझाना और अपनी सोसाइटी में जितना हो सके समझाना। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, कि बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन कंडीशनिंग। बड़ी चाहे वो मंत्री हैं, आपके टीचर्स हैं, टीचर्स को समझा दो डायरेक्टली जाके। एक लाइन ही आती है, कोई बात नहीं, समझा दो, उसको फील होगा कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी लाइन है, 2 वर्ड हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं, thus the behavior is simply a response to environmental stimuli। स्टिमुली क्या होता है दोस्तों? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कर देगा। जैसे दोस्तों हम कंपनी का देखते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कंपनी है दोस्तों, ध्यान से सुनना ये बात। ये एक्साइटमेंट स्टिमुली क्या होती है? स्टिमुली, मान लेते हैं कंपनी है हमारे पास। कंपनी में जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है? स्टिमुली देती है वर्कर को, अपने एम्प्लॉइज को स्टिमुली देती है कि अगर इतनी प्रोडक्शन की या ये टारगेट आपने पूरा किया, इफ यू कंप्लीट दिस टारगेट, हम आपकी इतनी सैलरी बढ़ा देंगे, मान लेते हैं 1000 रुपए बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये स्टिमुली दी, इससे वर्कर उस काम को अपना समझ के करेंगे। सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और इन्वॉल्व टुगेदर विद सम कॉमन्स। दोस्तों कुछ कॉमन्स होते हैं, साझा फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से लोग आपस में जुड़े होते हैं। अगर दोस्तों वो साझा फैक्टर नहीं है तो सोसाइटी नहीं है। तो सोसाइटी होने का मतलब क्या दोस्तों? ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ पीपल्स का ग्रुप होता है, उनके कुछ साझा फैक्टर होते हैं, उसके कारण वो जुड़े होते हैं। समाज एक प्रकार की नीतियों, संबंधों, व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित होता है। दोस्तों समाज क्या होता है? एक प्रकार की नीतियों, संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित होता है। इनकी एक प्रकार की नीतियाँ होती हैं, उनके संबंध होते हैं और कुछ व्यवहार होते हैं, उनके द्वारा संगठित होता है, उसे समाज कहते हैं। दोस्तों समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र एक विज्ञान है जिसमें हम समाज के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी समाज की वास्तविक अध्ययन सामग्री या वस्तु उस समाज की व्यवस्था है। दोस्तों किसी समाज को, किसी सोसाइटी को उसकी व्यवस्था बनाती है, उसकी व्यवस्था उसको खड़ी करती है। व्यवस्था में कुछ रूल और नियम्स होते हैं, वो खड़ी करती है। अगर व्यवस्था ठीक है तो समाज है, अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो समाज नहीं रह सकता। और व्यवस्था में दोस्तों व्यवस्था बनाने वाले होते हैं। अब व्यवस्था बनाने वालों के कुछ रूल होने चाहिए, कुछ रूल ऐसे होने चाहिए कि अब इन लोगों को जो व्यवस्था को चलाते हैं इनके कुछ रूल होते हैं, ये बंधे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये खुद ही गलत कर रहे हैं। अगर ये खुद ही कुछ काम गलत करते हैं तो इनकी राह पे कौन चल लेगा दोस्तों? इनको कोई नहीं मानने वाला फिर। तो इनके खुद अच्छे रूल होने चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल पेश बन सके। ये नहीं है कि यही गलत फैला रहे हैं समाज में और यही उसे ठीक करने का दिखावा कर रहे हैं, तो समाज जिंदा नहीं रह सकता हमारा। तो समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए जो व्यवस्था में लोग हैं उनका ठीक होना जरूरी है। अगर व्यवस्था में ही वो लोग हैं, पावर में वो लोग हैं जो खुद गलत काम भी कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं, और गलत जो अपने ही काम गलत किए हुए उन्हीं को समाज को दिखाने के लिए उनको सही भी कर रहे हैं,
मतलब दिखावा कर रहे हैं तो समाज जिंदा नहीं रह सकता दोस्तों। हमने बहुत हिस्ट्री में देखना दोस्तों, हिस्ट्री में कितने ही किंगडम खत्म हुए हैं और कितने ही समाज बदनाम हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान सोसाइटी को देख लो दोस्तों। हमारे इंडिया के कंपैरिजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितने वर्ष, दोनों एक साथ आज़ाद हुए, कितने वर्ष उनकी गवर्नमेंट स्थिर रह पाई है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से सोसाइटी को। अगर हम एक अच्छी तरह से सोसाइटी को खड़ा, ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। तो दोस्तों सोसाइटी को बनाने के लिए हमारी जो अथॉरिटी हैं, व्यवस्था में लोग हैं, उनका ही अच्छा होना ज़रूरी है। अगर वो ही कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी कमज़ोर होती चली जाएगी।